हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएससी एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं और आप मन लगा के तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अल्फा फोल्ड एंड प्रोटीन के बारे में है। डीप माइंड नाम की एक कंपनी है, लंदन में बेस्ड है। उन्होंने अभी हाल ही में एक एआई बेस्ड मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसे नाम दिया गया है अल्फा फोल्ड। ये 200 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, उसको बनाने में कैपेबल है। अभी क्या बात हुई और इससे क्या फायदा होगा, अल्फा फोल्ड की बात करते हैं। अल्फा फोल्ड एक एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है उसको प्रिडिक्ट कर देगा। कंप्यूटर सिस्टम है जो कि डीप न्यूरल नेटवर्क को समझने की क्षमता रखता है। कैसे होता है, हम सबसे पहले तो उसे देखिए, ये जो पूरा मैकेनिज्म है उसे कहा जाता है ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग, रीलर्निंग। इसमें पहले हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे बताते हैं कि जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अब उससे वो एआई समझ लेता है, उसके बाद हम उसे फिर से ट्रेन करते हैं और वो उसे फिर से सीख लेता है। बार बार जब हम उसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझा देते हैं, सिखा देते हैं, तो फिर उसके सामने जब कोई प्रोटीन जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है वो उसे अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर देगा और उसे तैयार कर देगा। अल्फा फोल्ड ने अभी तक जो यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स डेटाबेस है उसमें लगभग 214 मिलियन यूनिक प्रोटीन सीक्वेंस अवेलेबल थे, उन सब के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर दिया है। ये जो डेटाबेस है ये स्विट्जरलैंड बेस्ड है। अब क्या फायदा मिलेगा अगर हम दुनिया के सारे प्रोटीन्स का डेटाबेस तैयार कर लें, उनकी 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर लें, तैयार कर लें, तो हमें इसमें क्या आनंद मिलेगा। देखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिजनेस एंड होते हैं बायोलॉजी के। अल्टीमेटली सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स लिविंग सेल्स में जो भी फंक्शंस उसके भीतर होते हैं उसमें की रोल प्ले करते हैं। इसीलिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, आप जब तक ये ना समझ पाए तब तक आप किसी ह्यूमन डिसीज को समझ नहीं पाएंगे। अभी तक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो हम टेक्नोलॉजीज या तकनीक्स इस्तेमाल करते रहे हैं उसमें हम एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी या फिर क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते रहे हैं। इनके डिटेल्स में जाने की हमें आवश्यकता है नहीं, बट ये टेक्निक्स हैं जो अभी तक इस्तेमाल करते रहे हैं। अब देखिए इनके साथ नुकसान क्या है। पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ईयर्स का टाइम लग जाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करके ट्राई करते हैं कि क्या ये इसका स्ट्रक्चर है, पता चलता है ये नहीं है, तो क्या ये है, तो चलो ये है। तो ऐसे हम ट्राई करते रहते हैं, फिर हमें किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिल जाता है, तब पता चलता है कि बीमारी कैसे वर्क कर रही है, इसकी वैक्सीन कैसे बनानी है। अल्फा फोल्ड इन सभी चेंजेस को बहुत कम समय में इवेलुएट करके जज कर सकता है। ये वाटरशेड मूवमेंट है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। अल्फा फोल्ड क्या एकमात्र ऐसा टूल है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ना तो फ्लॉलेस है, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करता, और ना ही ये एकमात्र है। रोज डबल टी अफोल्ड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन जो कि सिएटल यूएस में लोकेटेड है, उनके द्वारा डेवलप किया गया एक अनदर टूल है, एक और टूल है जो काफी हद तक स्ट्रक्चर कर सकता है, 3D मॉडल तैयार कर सकता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। हालांकि ये अल्फा फोल्ड जितना एक्यूरेट तो नहीं है और ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, स्टिल ये काफी हद तक काम करता है। सो इट्स मोर और लेस सिमिलर टू अल्फा फोल्ड। तो अल्फा फोल्ड इज नॉट द ओनली वन। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने समझा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2019 में केस 9 प्रोटीन के ऊपर प्रश्न पूछा गया था और पूछा गया था कि ये किस रेफरेंस में न्यूज में रहता है, और सही जवाब इसका था कि ये मॉलिक्यूलर सीजर है जिसका इस्तेमाल हम जीन एडिटिंग में करते हैं। काफी न्यूज में था, वैसे काफी आसान क्वेश्चन था 2019 में जब पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल बात करते हैं आज़ादी सेट के बारे में। इसरो ने रिसेंटली एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, जिसके अंदर 2 प्राइमरी व्हीकल्स लिए गए थे। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और एक सैटेलाइट आज़ादी सेट। दोनों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन फेल हो गया, वो उसको वहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन ये सैटेलाइट थे क्या, पहले ये तो जान लें। देखिए, आज़ादी सैटेलाइट पहले इसके साथ जो भेजी गई थी, ये लगभग एक जो इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स के नेटवर्क है उनमें 750 लड़कियों ने मिलके एक खुद से बना के तैयार किया था 8 kg की मिसाइल, जिसमें सेल्फी कैमरा लगे हुए थे जो एक ट्रांसपॉन्डर के साथ आपको बताएगा कि भाई कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, और एक नेशनल एंथम बजता अंतरिक्ष में जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। ऑब्वियसली हमें पता है ये चीज़ें, ताकि एक ट्रिब्यूट हो इंडिया को इस 75वीं सालगिरह के ऊपर। तो ये कोशिश थी
ये दिखाने के लिए कि भाई भारत की लड़कियां भी जो हैं वो स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आगे आ सकती हैं और उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-2 भेजी गई थी, ताकि जो जियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं, जो सॉइल कोस्टल स्टडीज़ हैं, उसके बारे में डेटा मिलने में काम आता है। लेकिन ये मिशन फेल हो गया। अब इसरो दोबारा काम कर रही है, क्या दिक्कतें आई थी इसके ऊपर काम कर रही है, मगर मुद्दा हमारे लिए है कि कौन सी दो सैटेलाइट्स थी, EOS-2 और दूसरी आज़ादी सैट। तो आज़ादी सैट क्या थी, EOS-2 क्या थी, दोनों का फ़र्क आपको पता लग गया। आज़ादी सैट इंडिया के गाँव के स्कूलों की लड़कियों के ग्रुप से द्वारा बनाया गया एक, उनको और ज़्यादा जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया मिशन था, जो साथ में भेजा गया था इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। अब बात आती है इसकी कि क्या था भाई वो SSLV, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए अभी रिसेंटली, पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े सैटेलाइट भेजे जाते थे, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ काम है सिक्योरिटी का, रिमोट सेंसिंग का, इसके लिए बड़े सैटेलाइट्स जाते थे। अब क्योंकि AI, 5G, इंटरनेट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अब छोटे छोटे लेवल पर भी लोगों को सैटेलाइट्स भेजने होते हैं, छोटे सैटेलाइट, बहुत छोटे, जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। किसी यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट हो गई एजुकेशन के लिए, किसी रेस्टोरेंट की सैटेलाइट हो गई, किसी टेलीकॉम कंपनी की सैटेलाइट हो गई, किसी टीवी कंपनी की सैटेलाइट हो गई। प्राइवेट कंपनीज खुद अपनी सैटेलाइट्स अब अंतरिक्ष में भेजती हैं, तो उनकी सैटेलाइट का आकार बहुत छोटा होता है और वो उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लेट से पैसे देती है। तो अब वहाँ पर भारी कॉम्पिटिशन है कॉमर्शियल बॉडीज़ का। पहले सिर्फ सरकारें, गवर्नमेंट बॉडीज जैसे इसरो, नासा, आपकी रशिया की, और ये ESA और जाक्सा, ऐसी कंपनीज जो इंटरनेशनल नेशनल बॉडीज़ थी, स्पेस एजेंसीज, वो सैटेलाइट भेजती थी। अब क्योंकि कॉमर्शियल काम स्टार्ट हो गया है, तो प्राइवेट कंपनियां भी अपने अपने सैटेलाइट्स भेजना चाहती हैं। तो उनकी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी, स्मॉल सैटेलाइट्स भेजने के लिए प्राइवेट कंपनीज ढेर सारी खड़ी हो गई हैं। फॉर एग्जांपल SpaceX, ब्लू ऑरिजिन, बोइंग, ये सब अब सैटेलाइट भेज रही है। तो उनके साथ एक $multi-billion का मार्केट है जो खड़ा हुआ है, जिसमें इसरो चाहता है कि उनकी भी जो विंग है, कॉमर्शियल विंग, एंट्रिक्स, उसको भी फ़ायदा मिले। तो उसके तहत इन्होंने ये अपना एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था, जो कि कम वेट का है। और ऐसी कॉस्ट को, इससे क्या होगा, छोटी सैटेलाइट है, कॉस्ट कम होगी, तुरंत जब डिमांड है तब लॉन्च कर दो, सस्ते में लॉन्च होगा, ईजी, और मल्टीपल सैटेलाइट एक बार में लेके जाएगा। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और काफ़ी कन्वीनियंट होगा, टाइम पर जा सकेगा, कहीं से भी आप इसको ईजिली, इसरो को अगर ऑर्डर मिला तो जल्दी से वो अपने सैटेलाइट्स को, एक अपने लॉन्च व्हीकल को प्रिपेयर करके उसको भेज सकते हैं। वरना साल में 1 या 2 या 10 ऐसी लॉन्च व्हीकल बनते थे आज़ादी सेट, जैसे हमने देखते हैं कि ये बड़े वाले सैटेलाइट्स जो बनते थे, PSLV या फिर GSLV। अब उससे इतर जो कमर्शियल सेगमेंट है, मैं उसमें घुसने के लिए उन्होंने स्मॉल सैटेलाइट्स बनानी स्टार्ट करी हैं, विच इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLVs, जो अब शुरू होने वाली है। इसमें कुछ दिक्कत आ गई, पर ज़रूर इसरो इसके ऊपर दोबारा काम करके अगली सैटेलाइट जल्द लॉन्च करेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में है। यह फीवर फॉर द फर्स्ट टाइम कंफर्म किया गया एक प्राइवेट पिग फार्म में केरला में, और अभी तक ये 15 पिग्स को अफेक्ट कर चुका है, जो कि फार्म में मर चुके हैं इस डिसीज की वजह से पिछले 10 दिनों में। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये काफ़ी तेजी से फैलता है, एक हेमोरेजिक वायरल डिसीज है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ये डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स में होता है। फर्दर ये बहुत इकोनॉमिक लॉस भी करता है, जैसे अगर बहुत सारे पिग्स मरने लग जाएंगे तो जो इनको ओन करते हैं उनको बहुत लॉस हो जाएगा ना। ये लार्ज DNA वायरस है जो कि एस्फार विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, और वो उन इंसेक्ट्स के माध्यम से फैलता है जो कि ऑर्निथोडोरस जीनस से बिलोंग करते हैं। खैर इतना स्पेसिफिक होने की आवश्यकता आपको है नहीं। यहां पर देखिए, डिसीज में बहुत तेज बुखार होता है, जो पिग्स होते हैं उनको डिप्रेशन, उनको भूख नहीं लगती, हेमोरेजेस होने लगते हैं स्किन में, स्किन के नीचे के जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पैचेस आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया भी होने लगता है। पहली बार इसे अफ्रीका में 1920s में डिटेक्ट किया गया था। मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 95 to 100%, मतलब जब पिग्स को ये हो गया तो मोर एंड लेस वो मर ही जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये एक पिग से दूसरे पिग में चला जाएगा या एक जानवर से दूसरे जानवर में भी चला जाएगा। तो अगर ये फैलने लग गया तेजी से तो कुछ खास ऑप्शन बचते नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास कोई क्योर नहीं है। तो फिर बचता ये है कि फिर कुलिंग की जाती है, मतलब एक साथ जो भी पिग्स हैं जो इन्फेक्टेड है उनको जान से मार दिया जाता है। हालांकि बहुत ही ब्रूटल तरीका होता है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने का, लेकिन कुछ खास ऑप्शंस बचते नहीं हैं। हालांकि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए थ्रेट नहीं है, इंसानों से, जानवरों से इंसानों में आता नहीं है, लेकिन एक जानवर से दूसरे जानवर में जा सकता है कई सारे मीन्स से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आ गए पिग्स के, उनके फैसिया या बॉडली फ्लूइड के, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हुआ किसी भी ऐसे इक्विपमेंट, व्हीकल या लोगों का जो ऐसे पिग्स के कॉन्टैक्ट में है जो इन्फेक्टेड हैं। बायोलॉजिकल वेक्टर्स जैसे कि टिक्स वगैरह अगर एक पिग को काट के दूसरी एनिमल के पास चले गए तो उनको भी फैल सकता है। देखिए, इस नेचर के प्रश्न भी आते हैं।
2015 में क्वेश्चन पूछा गया था H1N1 वायरस कई बार न्यूज में देखा गया है, किस रेफरेंस में है ये? सही जवाब इसका डी था, स्वाइन फ्लू। मतलब इस प्रकार की बीमारियों पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको तैयार तो रहना होगा। फर्स्ट आर्टिकल एस्ट्रो बी के बारे में है। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एस्ट्रो बी रोबोट्स को काम पे लगा दिया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दोनों ने इंसानों के साथ में मिलकर काम किया। ये एक बॉक्स के साइज के हैं, उड़ते रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और बहुत सारा काम भी करते हैं। देखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे 3 बनाए गए हैं, 2 को अभी काम पे लगा दिया गया है। इसके पहले 1 को लगाया गया था, अभी 2 को लगा दिया गया, 1 अभी बचा हुआ है, उसको भी काम पे लगा देंगे जल्दी ही। यहां पर देखिए, एस्ट्रो बी को नासा ने फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम के तौर पे डेवलप किया है। छोटे छोटे काम कर देगा ये, जैसे किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो चला जाएगा लेके। कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कर रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कर लेगा, क्योंकि इसके पास इनबिल्ट कैमराज हैं, रिकॉर्डिंग करता रहेगा। साथ ही अगर किसी कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है स्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें भी हेल्प कर देगा, कई सारे काम करेगा। और चूंकि माइक्रोग्रेविटी होती है, बहुत ही थोड़ी सी ग्रेविटी जनरेट की जाती है वहाँ पे, तो उसमें ये आसानी से उड़ता रहता है और अपना काम करता रहता है। इसमें एक सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है जो रिसर्च प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। इसकी मदद से ये माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी वहाँ पे कंडक्ट कर लेगा और इससे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। 3 बनाए गए हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा। एक का नाम है हनी, दूसरे का क्वीन और तीसरे का बम्बल, जिनमें से 2 को काम पे लगा दिया गया है, 1 बचा हुआ है। इनका जो साइज़ है वो 12.5 इंचेस का है और ये क्यूब के साइज़ में है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 3 रोबोट्स हैं जो खुद को प्रोपेल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फैंस की मदद से, और उसी की मदद से ये माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट में थोड़ी सी ग्रेविटी होती है उसमें उड़ते रहेंगे। आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, इनमें कैमरा लगे होंगे उनकी मदद से, और सेंसर्स लगे होंगे, उनका भी ये इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर चार्जिंग कम हुई तो इनको पता चल जाएगा, खुद ही जाके डॉक कर लेंगे खुद को और चार्जिंग पे लगा देंगे। बढ़िया सिस्टम है ना। यहाँ पे देखिए, ये सीखेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे। उसके पहले वहाँ पे कुछ रोबोट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनको स्फीयर्स रोबोट कहा जाता है। स्फीयर्स का यहाँ पे फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन होल्ड इंगेज रीओरिएंट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो ये जो रोबोट्स ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो एस्ट्रो बी हैं ये उनके साथ काम करेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन लेकर चीज़ों को सीखेंगे। एक बार ये सीख जाएंगे तो धीमे धीमे ये स्फीयर्स को रिप्लेस कर देंगे और पूरी तरीके से सारा काम संभाल लेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एस्ट्रो बी। क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, ये न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि बेंगलोर में एक व्यक्ति जो जाने वाले थे यूरोप में ताकि वो यूथनेशिया ले पाएँ। यूथनेशिया मतलब दया मृत्यु जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू आपको हेल्प की जाती है ताकि आप मरना चाहें तो आप मर सकते हैं। इसलिए होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति चाहता है कि जीने की वजह उसको मृत्यु प्राप्त हो। तो इंडिया में अभी तक जो यूथनेशिया है वो लीगल नहीं है। आपको इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु नहीं मिलती है। इंडिया में अभी तक ये इलीगल है, लेकिन यूरोप में कुछ देशों में ये लीगल है। तो वहाँ पर एक महिला ने अपने दोस्त के खिलाफ पिटीशन दिया हाईकोर्ट में कि उन्हें वहाँ ना जाने दिया जाए, जो कि वहाँ जा रही हैं क्योंकि उन्हें एक बीमारी है। तो बीमारी न्यूज़ में रह गई तो हमें पता होना चाहिए कौन सी बीमारी है। तो पहली बात आ गई, क्या जो इंडिया में यूथनेशिया है या दया मृत्यु है वो अलाउड है? तो नहीं, चाहे फिजिशियन असिस्टेड हो चाहे नेचुरल हो। नेचुरल नहीं होती यूथनेशिया में, ज़रूर कुछ हेल्प चाहिए होती है बाहर से। तो इंडिया में यूथनेशिया इज़ नॉट लीगल कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ जा रही थी। तो कौन सी बीमारी नहीं थी? ये एक बीमारी थी क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, जिसका जो ऑफिशियल नाम है वो है मायल्गिक एन्सेफेलोमाइलिटिस। ये इसका नाम है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, शॉर्ट में MESCFS कहते हैं इसको, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम। इसमें होता है कि शरीर की सारी एनर्जी जो होती है वो चली जाती है। आप कुछ भी काम करो, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, आपकी इम्यून एनर्जी कमज़ोर हो जाती है। आप कुछ भी काम करो, आप बहुत थका हुआ महसूस करते हो, कोई एनर्जी नहीं बचती, तो आप कुछ भी एक तरह से कर नहीं सकते। नॉर्मली ऐसे केस में जब कोई थका हुआ महसूस करता है तो वो सोने की कोशिश करता है या वो एक्सरसाइज करता है। और अगर आप इस केस में एक्सरसाइज करेंगे या फिर आप और थोड़ी रेस्ट लेंगे नींद के लिए, तो उल्टा आपका फिटीग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, थकान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसका कोई इलाज नहीं है, और इसको डायग्नोज करने के लिए भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किया जाता है। इसका कोई अर्ली सिम्टम भी नहीं आइडेंटिफाई करने का। ये अराउंड 40 से लेकर 60 ईयर्स की एज में होता है और फीमेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है। और इसमें एबिलिटी घट जाती है काम करने की, कुछ भी आपने काम किया आप बुरी तरह थक जाएंगे उसके बाद। तो ये है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कैसे होता है ये। तो अभी तक इसका कॉज पता नहीं है। कहा जाता है कि शायद वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जो सर्दी खांसी वाला है वैसा। तो इस तरह से ये फैलता है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि देखा गया कि जो महिला थी जिन्हें बीमारी थी जिस क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, ये जाना चाहती थी यूथनेशिया के लिए। यूथनेशिया क्या है, क्या कहानी थी, हमने जान लिया। अगला आर्टिकल बात करता है कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या है भाई?
तो हमारी एक आँख होती है, उसकी जो बाहरी सतह होती है उसे कॉर्निया कहते हैं। और स्वीडन में पहली बार साइंटिस्टों ने बायो इंजीनियर्ड जो कॉर्निया है वो इम्प्लांट ट्रांसप्लांट किया है, जो कि एक पिग्स के स्किन से बना है, सुअर की चमड़ी से बना हुआ एक कॉर्निया के ऊपर एक जो रिप्लेसमेंट है, बायो इंजीनियर्ड रिप्लेसमेंट वो की गई है। तो ये सबसे बाहरी सतह होती है और इसी से हम एडजस्ट करते हैं कितनी लाइट हमारी आंखों में आ रही है। ये कॉर्निया है बाहर के इलाकों में, ठीक है। तो अगर कॉर्निया डैमेज हो जाएगा तो लोग अंधे हो जाते हैं, उनकी वो देखने की क्षमता चली जाती है। और अभी दुनिया में लगभग 12.7 मिलियन लोग ब्लाइंड है बिकॉज ऑफ कॉर्निया डिफेक्ट। और कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन, इसका डोनेशन बहुत कम होता है, लोग डोनेट नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है इसका मूवमेंट भी, लॉजिस्टिकल स्टोरेज डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, तुरंत रिप्लेस करना होता है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो चाहिए होते हैं इसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये गरीब हो या मिडिल इनकम कंट्री के लिए। तो वहाँ अगर कुछ ऐसा हमने जैसे अभी डेवलप किया है स्वीडन में, तो ये रिसर्चर को एक नया मौका देगा जिससे वो बायो इंजीनियर्ड कोरोना इम्प्लांट्स बना पाएंगे। और ये ना सिर्फ ये सस्ता है जबकि ईजियर टू एक्सेस है, और इसमें ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसेस भी नहीं है, ज़्यादा सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती आँख पे, ईजिली ये बना के आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है वो वापस आ जाएगी। तो ये कॉर्निया की बात आ गई। अब कॉर्निया की जब हम बात करते हैं तो आइरिस कहाँ होता है, पुपिल क्या होता है, लेंस कहाँ होते हैं, रेटिना क्या होता है। रेटिना इनमें से क्या, ज़रा मुझे बताइए, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा साइंस में सबने। रेटिना क्या है, आइरिस क्या है, पुपिल क्या है, वैसे बाकी चीज़ें तो है ही, रेटिना पूछ रहा हूँ कहाँ पर रेटिना है, इस आँख में क्या छूट रहा है, क्या है रेटिना, वो बताइएगा मुझे ज़रा आप। एक बार आँख का डायग्राम देखिए आप, ठीक है। सबको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पता होता है, क्या होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आप मुझे कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टीव फेनोमेना के बारे में। देखिए स्टीव फेनोमेना असल में स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट को कहते हैं। ये जब सोलर स्ट्रोम धरती को हिट करता है तो एक स्टीव फेनोमेना देखा जाता है। स्टीव फेनोमेना पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि स्टीव फेनोमेना क्या होता है, क्या ये एक एटमॉस्फेरिक चेंज है, क्या ये एक एस्ट्रॉइड है, या फिर ये एक पर्पल आर्क ग्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट, वो है, ये पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि स्टीव फिनोमेना कहाँ पर होता है, जैसे ये इक्वेटर के पास होता है, क्लोजर टू इक्वेटर। और ऑरोरा काफ़ी फेमस है, तो ऑरोरा कहाँ होता है, क्या वो इक्वेटर के पास होता है या पोल्स के पास होता है, तो ज़्यादा पोल्स के पास होता है, ये ज़्यादा इक्वेटर के पास होता है स्टीव फिनोमेना। क्या है स्टीव फिनोमेना देखिए, सूरज की बाहरी परत जिसके आसपास बहुत सारी धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकलती रहती हैं, आउटबर्स्ट, और सन का जो कोरोना होता है वो उसका बाहरी सतह होती है। जो अगर आप सन मान लें तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, क्योंकि गैस का गोला है ये, सबसे बाहरी सतह जो होती है ना उसे कोरोना कहते हैं। और इस कोरोना मतलब वो कोरोना नहीं जो हम कोरोना से पीड़ित हैं, ये दूसरा कोरोना है जो सूरज की बाहरी सतह है। इससे कई सारे आउटबर्स्ट, कई सारे सोलर स्ट्रोम आते हैं, जब वो अपने साथ साथ वो जो चीज़ें हैं वो साथ लेके धरती के वातावरण के पास से गुजरते हैं, एटमॉस्फेयर के पास से, फिर उसमें एंटर भी कर जाते हैं, तो उसे कहते हैं सोलर स्टॉर्म। तो जब ये स्टॉर्म आता है तो इस तरह का एक ग्लो हमें आर्क सा दिखता है, इसे हम कहते हैं स्टीव फेनोमेना, स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट। ये सोलर स्टॉर्म जब हिट करता है अर्थ को तब देखने को मिलता है। तो ये कहाँ देखा गया, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अलास्का में, यूएस में और यूके में, अक्टूबर से फरवरी के बीच में देखा गया। और ये काफ़ी डिफरेंट है ऑरोरा बोरियलिस से। ऑरोरा बोरियलिस आपको जो अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर है, जो एक धरती है, धरती के आसपास चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में सोलर विंड जब आती है उसके कारण जो बदलाव होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी वजह से आपको एक लाइट की ऐसी किरणें दिखाई देती हैं आगे पीछे होते हुए, उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। ये डिस्टर्बेंस होते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ सोलर लाइट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोरोनल मास इजेक्शन, जैसे कहा ना कोरोना के थ्रू मास इजेक्शन होता है। कौन सा कोरोना भाई सूरज वाला कोरोना, आउटर मोस्ट लेयर पे, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, 20,000 फ़ारेनहाइट तक होता है, 20,000 का 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट अब वेरी वेरी हॉट, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वो है ये एक तरह से। और वो जब उससे जो मास वहाँ से निकलता है, वो जब इजेक्शन धरती पे आता है तो उसकी वजह से जो बदलाव होते हैं, तो जो हम लाइट का शो एक तरह का दिखता है अंतरिक्ष में या फिर आसमान में, उसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। ये मैग्नेटोस्फेयर में बदलाव की वजह से होता है। जबकि स्टीव फेनोमेना क्यों हो रहा है, स्टीव फेनोमेना हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि एक आपका कोरोना की वजह से, जो बाहर का कोरोना है उसका स्टॉर्म जब हिट करता है धरती को तब ये होता है। जबकि यहाँ पर जो सोलर मास इजेक्शन हो रहा है उसकी वजह से धरती के मैग्नेटोस्फेयर में जब बदलाव होता है तब हम देखते हैं ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस एक नॉर्मल फेनोमेना है और ये थोड़ा कम देखने को मिलता है स्टीव फेनोमेना। तो स्टीव फेनोमेना कौन सा इक्वेटर के पास होता है, तो स्टीव फेनोमेना इक्वेटर के पास होता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा मैं, फिर क्लियर करता हूँ। कोरोना के कारण जब
मास इजेक्शंस होते हैं, तब जो भारत धरती के मैग्नेटोस्फीयर में बदलाव होता है उसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। और जब इसकी मूवमेंट की वजह से एक सोलर स्ट्रोम हिट करता है अर्थ को, तब जो बदलाव हमें अंतरिक्ष में थोड़ा बहुत लाइट का चेंज देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं स्टीव फेनोमेना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट, दोनों को आपने समझ लिया, ये इक्वेटर के ज़्यादा पास होता है। ठीक है, दोनों दिखते थोड़े से एक जैसे हैं लेकिन फ़र्क है, स्टीव फेनोमेना इक्वेटर के पास होता है और स्टीव फेनोमेना लाइट से बना हुआ है। आर्टिकल लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में है। ओके, अभी तक आप जानते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में या फिर कास्ट बेस्ड इंटॉलरेंस के बारे में, लेकिन ये एक अलग प्रकार का इंटॉलरेंस है, दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये है क्या भला? हाल फिलहाल की स्टडीज में ये पाया गया कि दुनिया की 65% आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है। क्या है ये लैक्टोज इंटॉलरेंट? इसे ऐसे समझते हैं कि अभी आप तैयारी करने के लिए घर के बाहर रहते होंगे, हो सकता है दिल्ली में हो, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर या किसी अन्य शहर में। उसके बाद कभी कभार आप घर पर भी जाते हैं, तो जब आप घर पर जाते हैं तो माता जी या परिवार का कोई सदस्य इस बात की पूरी कोशिश करता है कि आपको खाने के बाद एक गिलास दूध पिला दिया जाए। माता जी को तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी शक्तियां इसी दूध में पाई जाती हैं, और एक बार उन्होंने ये दूध आपको पिला दिया तो आप फटाफट गंगाधर से शक्तिमान बन जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी दूध को पचा ही नहीं पाती, और इस दूध को ना पचा सकने को ही लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। दूध को एक सुपर फूड के तौर पे ब्रांड किया जाता है इस तरीके से कि इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि सच है, होते भी हैं, लेकिन सभी इसे पचा नहीं पाते। ये हमारे फूड का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन फिर भी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इसको पचाने की क्षमता नहीं रखती, ऐसा साइंटिस्ट अक्सर क्लेम करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि इंसानों ने बहुत शुरू से ही दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन भरोसा करिए, मैं पिछले 3 लाख सालों के इतिहास की बात कर रहा हूं, जब ह्यूमैनिटी ने यानी कि इंसानों ने अपना विकास किया। हम मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर इतने ऑब्सेस्ड कभी नहीं थे जितने आज हैं। हम बॉयंस को पालते थे, उनका इस्तेमाल करते थे और मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन इतने ज्यादा हम ऑब्सेस्ड नहीं थे। मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पिछले 5000 सालों में बहुत तेजी से इंसानों ने किया है। यूरोप में जो पास्चुरलिस्ट थे, जो गाय भैंस या बाकी जीवों को पाला करते थे, उनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, जिसके बाद उनके शरीर में दूध को पचाने की क्षमता बढ़ गई और धीमे धीमे इसका विकास हुआ और इंसानों ने दूध और उससे संबंधित प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा किस वजह से होता है? आखिर इंसान दूध को क्यों नहीं पचा पाता और पिछले 5000 सालों में यह ऑब्सेशन बढ़ा क्यों? देखिए, दूध में एक प्रकार का शुगर पाया जाता है जिसे कहा जाता है लैक्टोज। हमारी बॉडी सीधे सीधे लैक्टोज को पचा नहीं पाती, और यही कारण है कि इसे पचाने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रकार का एंजाइम होता है। उस एंजाइम को कहा जाता है लैक्टेज। ये जो लैक्टेज नाम का एंजाइम है, वो हमारे बॉडी में जब दूध जाता है तो उसके शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है ऐसे पार्ट में जिसे पचाया जा सके, कुछ ऐसे हिस्सों में जैसे कि ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, जिसके बाद हम इसे आसानी से पचा पाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में जो लैक्टेज नाम का एंजाइम है वो अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता। ऐसा अक्सर 5 साल की उम्र को पार कर लेने के बाद शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम दूध कंज्यूम करते हैं तो जो लैक्टोज है वो डाइजेस्टेबल कंपोनेंट में टूट नहीं पाता, और यही कारण है कि हम उसे सही तरीके से पचा नहीं पाते। उससे फ्लैचुलेंस, एसिडिटी या डायरिया जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, लेकिन फिर भी मिल्क को पचाने की क्षमता सभी के भीतर नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहा जाता है। आपने कई बार बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा जब उन्हें दूध पीने को दिया जाता है कि नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, मुझसे पचता नहीं है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जो लैक्टेज का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और इसीलिए दूध पचाने की क्षमता भी गिरती रहती है। लैक्टोज परसिस्टेंस क्या है? वही बात कि जब लैक्टेज की पर्याप्त मात्रा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो और वो दूध में पाए जाने वाले शुगर लैक्टोज को आसानी से ब्रेक कर दे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और हम उसे आसानी से पचा पाएं, तो इसे ही कहा जाता है लैक्टोज परसिस्टेंस, और इसी का ऑपोजिट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टेज परसिस्टेंस बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर लोग इसे आसानी से पचा लेते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो कैटल्स की हर्डिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, उनमें ये एक बेसिक कंपोनेंट है, एक बेसिक नेचर है, उनके अंदर जो लैक्टोज परसिस्टेंस है वो पाया जाता है। तो ये तो मामला हो गया लैक्टोज परसिस्टेंस और लैक्टोज इंटॉलरेंस का। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा।
इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि मर्कोसुर, ये साउथ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक है, यूएन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, नैम और लीमा ग्रुप, इन सब का फाउंडिंग मेंबर रहा है पराग्वे। ऑसोनसियोन ये इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी भी है पराग्वे की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अभी जानकारी मिली है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को कि दिल्ली पुलिस अगर किसी व्यक्ति के फेस को मैच कर रहा है थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और वो फेस 80% तक मैच हो गया तो वो उसे एक्यूरेट मान लेते हैं। क्या आपने सुना है कि आपकी शक्ल की दुनिया में 7 और लोग होते हैं और उनका चेहरा अगर सेम टू सेम आप जैसा ना भी हो तो 90% से ज़्यादा मैच करता है, मतलब खतरा है। कई बार आप लोगों को पीछे से कोई टैप करके ये कह देता है कि अच्छा आप वो नहीं हैं, मुझे लगा कि आप वो व्यक्ति हैं क्योंकि आपका चेहरा उनसे मिलता जुलता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति ने कोई कांड किया है और आपका फेस उससे मैच कर गया तो आप गए, 80% भी मैच कर गया तो आप गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो इसे एक्यूरेट मानने लग गई है, तो खतरा है आपके ऊपर। इसीलिए इस पर थोड़े कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि 80% एक्यूरेसी पे आप सही कैसे मान रहे हो, क्योंकि आप मिस इन्फॉर्मेशन कैटर कर सकते हो। ये एक प्रकार की रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल मैप तैयार करते हैं, किसी व्यक्ति के फेस को मैच करते हैं एक डेटाबेस से और पता करने की कोशिश करते हैं कि उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। इसके 2 तरीके ही होते हैं, 1-to-1 वेरिफिकेशन आइडेंटिटी। आपके पास कोई एक पिक्चर है, किसी व्यक्ति का नाम है और आपके पास उसका फ़ोन है, आपको उस फ़ोन को ओपन करना है जो कि फेशियल रिकॉग्निशन से लॉक्ड है। तो सबसे पहले हम उसका एक फेशियल मैप तैयार करते हैं। उस फेशियल मैप को तैयार करने के लिए जो डेटाबेस में उसकी पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है हम उसे निकालते हैं और फेशियल मैप को उसी के जरिए तैयार करके उस फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल इसी पर्पज से इन जनरल किया जाता है। दूसरा होता है 1-N-N आइडेंटिफिकेशन। आपको किसी वीडियो में, किसी पिक्चर में किसी व्यक्ति की जानकारी मिल गई जो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था जो इलीगल है। अब आप उसे जो डेटाबेस आपके पास है उसमें से मैच करते हैं कि आदमी कौन है और उसका डिटेल निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर दिल्ली पुलिस किया करती है। हालांकि इसको लेकर कंसर्न्स रेज किए जाते हैं बिकॉज इसमें मिस आइडेंटिफिकेशन का खतरा रहता है। आपके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, फर्दर 80% एक्यूरेट हो गया तो आप वैसे भी किसी भी व्यक्ति को दबोच लेंगे, तो इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फर्दर कंसर्न रहता है मास सर्विलांस का। मुझे समझ में आता कि कौन सा डेटा यूज़ करते होंगे। अगर आधार का कर रहे होंगे ना तब तो सबको खतरा है, क्योंकि असली वाला फेस तो उससे मैच करता नहीं है, लेकिन कौन सा मैच कर जाएगा ये पता नहीं होता। खैर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2014 का, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा ऐसा कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल हम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं इरिस स्कैनिंग, रेटिनल स्कैनिंग एंड वॉइस रिकॉग्निशन एंड द करेक्ट आंसर इज डी। तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल है वो टोमेटो फ्लू के बारे में है। अच्छा देखिए, हाल फिलहाल में ये फ्लू वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इनका न्यूज़ में आना और इनके ऊपर डिस्कशन होना बहुत ही आम बात हो गई है ना। लैंसेट ने अभी हाल ही में अलार्म बजा दिया है, मतलब अवेयर करना शुरू कर दिया है कि ये जो प्रॉब्लम है टोमेटो फ्लू की, हालांकि ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है लेकिन बड़ी पेनफुल होती है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है टोमेटो फ्लू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक वायरल डिसीज़ है, मतलब वायरस से फैलने वाली डिसीज़ है। तो कौन सा वायरस फैलाता है? कॉक्सैकी वायरस A16 ये नाम है और ये बिलोंग करता है वायरस की एक फैमिली से, दैट इज एंटेरोवायरस फैमिली। अभी जो एंटेरोवायरस फैमिली है इसका काम क्या है? देखिए, इस फैमिली में एक और वायरस है जो कॉज करता है हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज। हम लिंक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन लिंकेजेस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि यही वायरस ये बीमारी भी फैलाता है, यही वायरस ये बीमारी भी फैलाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस भी दिखाऊंगा। इसमें होता क्या है कि शरीर पे बहुत सारे रैश आ जाते हैं, लाल कलर के चिट्टे पड़ने लग जाते हैं, जो एंटेरोवायरस की वजह से होता है। इसका नाम क्यों रखा गया? ये जो फ्लू है ये इसलिए टोमेटो फ्लू कहा जाता है बिकॉज जब ये किसी भी बच्चे को हो जाता है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे रेड रैशेस आ जाते हैं और ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फफोले, छोटे छोटे फोड़े यू कैन से, जिसमें अंदर पानी जैसा लिक्विड भर जाता है, वो रेड कलर के निकलने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। तो उनका जो रिजेम्बलेंस होता है वो टोमेटो जैसा होता है। वो उतने साइज़ के तो नहीं होंगे, स्टिल वो पेनफुल होते हैं। इसी वजह से इसका नाम टोमेटो फ्लू रख दिया गया है। सिम्टम्स देखिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे चिकनगुनिया में होते हैं। बहुत तेज बुखार आएगा, रैशेस आएंगे और जॉइंट्स में बहुत तेज़ी से पेन होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे को हो सकता है। बच्चों में एक्सपोजर ज़्यादा है, वो इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, स्पेशली वो जिनकी उम्र 5 साल से कम है और जो क्लोजली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जा रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये चिकनगुनिया या डेंगू जैसा ही है या फिर हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज जैसा है। तो 3 बीमारियां हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं टोमेटो फ्लू के साथ। चिकनगुनिया, डेंगू और हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज, ये उनकी जैसी ही बीमारी है। तो ट्रीटमेंट भी उनका लगभग वैसा ही है। आइसोलेट करिए जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आराम करें, उनको फ्लूइड्स दीजिए और गर्म पानी से जो स्पॉन्ज है उससे शरीर की सिकाई करिए
क्योंकि रैशेस जो होते हैं, ये जो फफोले निकलते हैं, ब्लिस्टर्स निकलते हैं, उनमें बहुत इरिटेशन होती है, खुजली होती है, और अगर उन पे वो ब्लिस्टर्स फूट जाते हैं तो पेन और बढ़ जाता है। तो इसीलिए गर्म पानी से, स्पॉन्ज से उसको सेकते हैं ताकि जो इरिटेशन है वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न 2017 का है। ये प्रश्न है जीका वायरस के ऊपर। ट्रॉपिकल रीजन्स में जीका वायरस डिसीज उसी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है जिससे डेंगू। मैंने कहा ना, लिंकेजेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन जीका वायरस का पॉसिबल है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि इस वाले स्टेटमेंट में बड़ी दिक्कत हुई थी बच्चों को, जब ये आया था कि ये वाला करेक्ट है या नहीं है, कंफ्यूजन हुई थी। हालांकि दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। हमें इस बात की बड़ी उत्सुकता रहती है कि जो हमारे आसपास हो, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार ये चीज़ें हमारे बहुत काम की होती हैं, इसीलिए ऑब्जर्वेटरीज का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये इंडिया की पहली सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी। इसे लगाया जा रहा है उत्तराखंड में, और इसे लगा रहा है एक स्टार्टअप दिगांतरा। मैंने आपको इसलिए सिर्फ इतना बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो पहली ऑब्जर्वेटरी है इसका काम क्या है। इसका काम सिर्फ इतना है कि स्पेस में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी को लगातार इकट्ठा किया जाए। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, शॉर्ट में आप कह सकते हो SSA, ये स्पेस की सभी एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा। स्पेस में कोई डेब्रिस जा रहा है, कोई मिलिट्री सैटेलाइट है जो इंडिया की जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, वो उसको देखता रहेगा। 10 सेंटीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट को भी मॉनिटर कर सकता है। आप इसकी एफिशिएंसी का अंदाजा लगाइए। फर्दर सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो क्रूशियल गैप है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका, हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, दिखेगा तो क्या ही, इनके बीच में आपको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी नहीं। ये हेडिंग देखिए, पुरानी वाली आ गई ना, हंगर स्टोन वाली, ये कल के आर्टिकल की है। ठीक है, देखिए जो ऑब्जर्वेटरी है, ये कोई भी इवेंट जो डीप स्पेस में अकर हो रहा है, वो जियो स्टेशनरी, मीडियम अर्थ या हाई अर्थ ऑर्बिट में हो सकता है, उसकी जानकारी इकट्ठा करेगा। ये इंडिया की जो इंडिजिनियस कैपेसिटी है स्पेस को मॉनिटर करने की, उसको बढ़ा देगा। अगर आप देखिए तो स्पेस को मॉनिटर करने को लेकर यूनाइटेड स्टेट बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। जो स्पेस का डेब्रिस है उसे भी मॉनिटर करते हैं। अलग अलग लोकेशंस पे इनकी कमर्शियल कंपनीज भी इनपुट्स प्रोवाइड करवाती हैं पूरी दुनिया में जो स्पेस है उसे मॉनिटर करने के लिए। अच्छी बात है कि इंडिया भी इस फील्ड में आगे जा रहा है, और हम भी स्पेस को मॉनिटर करेंगे कि वहां क्या चल रहा है, और उससे जरिए जो हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उसमें मदद मिलेगी। अब बात करते हैं नोवा और सुपरनोवा के बारे में। एसन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कुछ डस्ट, जो बहुत ही थिक डस्ट थी, उसको स्टडी किया। वो डस्ट एक नोवा की है। नोवा को आप सुपरनोवा का छोटा भाई मान लीजिए, अभी आपको समझ में आएगा। सुपरनोवा आपने कभी न कभी सुना होगा, नोवा उसका छोटा वाला भाई है। इस नोवा का नाम है, जिसकी ये डस्ट अभी स्टडी की जा रही है, V1280 स्कॉर्पी। स्टडी में इस कॉस्मिक डस्ट को पाया गया, और ये उम्मीद की गई कि हो सकता है कि जब यूनिवर्स बना तो उसकी बिगिनिंग की कुछ जानकारी हमें इससे मिल जाए। अब नोवा और सुपरनोवा क्या होता है बता देता हूं। नोवा देखिए एक एक्सप्लोजन होता है जब व्हाइट ड्वार्फ एक बाइनरी स्टार सिस्टम में अपने नजदीक के स्टार की एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है। एक स्टार ये है, ये व्हाइट ड्वार्फ बन गया क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म हो गई। इसके नजदीक में एक स्टार है, ये इसी बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स होंगे ना, तो ये इसकी एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन की मदद से। और जब देखिए जो नोवा होता है वो एक व्हाइट ड्वार्फ होता है जिसके सेंटर में वही कोर होता है, डेंस कोर होता है जो नॉर्मल स्टार में होता है, क्योंकि कभी वो स्टार ही होता है। ये आसपास के कंपेनियन स्टार से चोरी करना शुरू कर देता है एनर्जी को। जब इसके पास इनफ गैस आ जाती है तब ये अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसके एक्सप्लोजन में ये जो ओरिजिनल व्हाइट ड्वार्फ है ना, ये खत्म नहीं होता, केवल एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए इसे नोवा बोलते हैं। ठीक है, सुपरनोवा में क्या होता है कि जब ये ब्लास्ट करेगा ना तो ये खत्म हो जाएगा। नोवा में ये खत्म नहीं होता, सुपरनोवा में ये खत्म हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। सुपरनोवा एक वायलेंट स्टेलर एक्सप्लोजन होता है, जो इस वजह से भी हो सकता है कि वो अपने आसपास के बाइनरी सिस्टम के स्टार से एनर्जी ले रहा हो, या इस वजह से भी हो सकता है कि एक जो स्टार है वो खुद के ऊपर ही कोलैप्स कर गया क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो गई। जब ये एक्सप्लोजन होता है तो इतना ब्राइट होता है जैसे एक गैलेक्सी की बिलियंस ऑफ स्टार्स की जो ब्राइटनेस है उतनी ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, नोवा में जो वो व्हाइट ड्वार्फ होगा वो खत्म नहीं होगा, और सुपरनोवा में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉस्मिक डस्ट क्या होती है? ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट होती है, या स्पेस डस्ट इसको बोलते हैं। ये आउटर स्पेस में भी हो सकती है, अर्थ पे भी आ सकती है। पहले बड़ा परेशान होते थे एस्ट्रोनॉमर्स से, अब हमें यहाँ कोई ऑब्जेक्ट देखना है, अब यहाँ पे बीच में ये डस्ट है तो ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा चिढ़ते थे ये जो साइंटिस्ट है ना, ये इस कॉस्मिक डस्ट से।
बाद में तो देखिए हमने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की तो इस डस्ट के पार हम देखने में सक्षम हो गए। लेकिन इस डस्ट को आज भी स्टडी किया जाता है कि सोलर सिस्टम में किस समय बने और क्या इनका हमारे यूनिवर्स की बिगनिंग से कुछ लेना देना है क्या। देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था 2009 में कि अगर पूछा ये जा रहा है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि स्टार जिनका मास 1.44 टाइम्स कम होता है हमारे सन से, वो व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं जब वो मरते हैं। तो ये किसने बोला था? सही जवाब था B.S. चंद्रशेखर। आर्टिकल सिकल सेल डिसीज के बारे में है। आधी बातें तो नाम से ही समझ में आ जाती हैं। सिकल का मतलब होता है हसिया। ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होता है जो कर्व फॉर्म में होता है, बिल्कुल ऐसा। इसमें लकड़ी का एक हत्था लगा दिया जाता है जिसका इस्तेमाल घास या फिर कोई भी फसल काटने के लिए किया जाता है। जो नॉर्मल सेल होती है वो सर्कुलर होती है, लेकिन अगर किसी भी केस में ये जो हमारी सेल का साइज है वो हसिया यानी कि सिकल के फॉर्म में हो जाए तो उससे जो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं उस बीमारी को ही सिकल सेल डिसीज कहा जाता है। आसान था ना समझना। देखिए नॉर्मल रेड ब्लड सेल कुछ ऐसी होती है, लेकिन इस बीमारी में जो सेल का शेप है वो सिकल के फॉर्म में हो जाता है, हसिया की तरह हो जाता है, इसीलिए इसे सिकल सेल डिसीज कहा जाता है। न्यूज में क्यों है? अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कैंपेन लॉन्च किया है ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयर किया जा सके। क्या है ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। रेड ब्लड सेल में ये डिसऑर्डर होता है और ये इनहेरिटेड होता है। एक इंडिविजुअल से एक दूसरे इंडिविजुअल में फैलेगा नहीं। माता पिता से किसी भी बच्चे को ये बीमारी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि रेड ब्लड सेल्स ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। हर पार्ट में ऑक्सीजन यही लेके जाते हैं। जो एक हेल्दी रेड ब्लड सेल होता है वो राउंड होता है और ये आसानी से छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसे सप्लाई करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल डिसीज है तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। ऐसे केस में जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल के फॉर्म में हो जाता है, हार्ड हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। वो सी का शेप ले लेता है, सिकल जैसा शेप ले लेता है और ऐसी जो सेल्स होती हैं ये मर भी बहुत जल्दी जाती हैं, ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स के शॉर्टेज होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है हमारी बॉडी में। हर पार्ट तक बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इस सीवियरिटी को ही सिकल सेल डिसीज कहा जाता है। वैसे तो जो सिकल सेल डिसीज है वो कई प्रकार का होता है। ये डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार के जीन मिले हैं उसके माता पिता से। जो लोग सिकल सेल डिसीज से प्रभावित होते हैं उनके पास जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं या कोड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहां जानकारी ही गलत पहुंच रही है इन जीन्स के पास, जिसके वजह से जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा है। सिकल सेल डिसीज एक जेनेटिक कंडीशन है जो किसी व्यक्ति को बाय बर्थ मिल जाती है। जब वो अपने माता पिता से दो जीन्स रिसीव करता है, एक माता से एक पिता से, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का कोड तैयार हो जाता है जिसकी वजह से वो सफर करता है। प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें ही ट्रीट किया जाता है। पेन ना हो, बाकी के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसे ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी के तौर पे लाइफस्टाइल और बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। मेडिकल स्क्रीनिंग करते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, यही सब कर सकते हैं। हाल फिलहाल में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सिकल सेल डिसीज को रोकने के लिए? उन्मुक्त प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सिकल सेल एनीमिया जो होता है हम उसे टाइमली स्क्रीन कर लें, पता लगा लें और उसका मैनेजमेंट कर सकें। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिसीज एंड ट्राइबल हेल्थ सेल को स्टैब्लिश किया है ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें इस बीमारी को हटाने के लिए। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सिकल सेल सपोर्ट कॉर्नर को डेवलप किया है। ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम सेंट्रल रिपोजिटरी तैयार कर रहे हैं, डेटा तैयार कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, किस लेवल की सीवियरिटी है, उसकी जानकारी इस डेटा में इकट्ठा की जा रही है। ये आर्टिकल उम्मीद है आपने समझ लिया हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल CSA6 के बारे में है। ये एक प्रकार का जीन है जिसे अभी हाल ही में साइंटिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इससे जो फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडियासिस, उसे रोकने में मदद मिलेगी। CSA6 ये जीन अभी हाल ही में कैंडिडा एल्बिकन्स जो कि प्रकार की फंगल स्पीसीज होती है उसमें आइडेंटिफाई किया गया है। जो फंगल स्पीसीज है बड़ी इनफेमस है, बड़ी खतरनाक सी है। ये बीमारी जो फैलाती है उसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जो ये फंगल स्पीसीज है ये ऐसे लोगों में बीमारी ज्यादा फैलाती है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो, जैसे एड्स के पेशेंट या फिर ऐसे लोग जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो। जो जीन है इसकी मदद से हम इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन जिसे आप कैंडिडियासिस बोल रहे हैं उसे रोक सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो ICU में होते हैं अक्सर उन्हें इससे खतरा होता है, तो जान जाने की संभावना रहती है।
तो इस जीन का इस्तेमाल करके हम ज़रूर से उन पेशेंट्स को बचा पाएंगे। कैंडिडियासिस, व्हाइट फंगस, जिसे कैंडिडियासिस के नाम से भी पुकारा जाता है, व्हाइट फंगस का ही नाम है ये। एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक प्रकार के फंगस से होता है जिसे कैंडिडा कहा जाता है। तो कैंडिडा से होने वाली बीमारी क्या है? कैंडिडियासिस। उसका दूसरा नाम क्या है? व्हाइट फंगस। ये हमारी स्किन और बॉडी में वैसे भी पड़ा रहता है, हमारे मुंह में, थ्रोट में, गट में, कोई दिक्कत नहीं करता। लेकिन अगर हमारी बॉडी में डीप चला जाए, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए, इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट या ब्रेन में चला जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। सिम्टम्स में ये जिस भी एरिया को अफेक्ट करता है वहाँ पे वैसे तो मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे रैशेस आ जाएंगे, इचिंग होगी, अनकंफर्टेबल आप फील करोगे। लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहे लंबे समय तक तो फेटल भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो हाइजीन को अच्छी तरीके से रखा जाए। जो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर है उसे में केवल स्टरलाइज वाटर ही इस्तेमाल किया जाए। इक्विपमेंट को अच्छे से, ट्यूब्स को अच्छे से क्लीन किया जाए। वैसे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, इसे एंटी फंगल मेडिसिन से क्योर किया जाता है, लेकिन अगर ये लंग्स में फैल जाए तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेटा सोनिफिकेशन के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो क्लिप बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें जो पेर्सेउस गैलेक्सी क्लस्टर है उसके कोर में जो ब्लैक होल है उसके साउंड को नासा के द्वारा रिलीज किया गया। ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि ये जो साउंड है वो ओम जैसा साउंड करता है। इस बात को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि जो ओम है दैट इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। अब वो साउंड ओम का है या फिर नहीं है आप उसे सुनकर डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए जो बात जरूरी है दैट इज डेटा सोनिफिकेशन। एक्चुअली में वो जो साउंड है उसे डेटा से ओरिजिनेट किया गया है। आपको समझना होगा कि डेटा सोनिफिकेशन क्या है। नासा ने अभी हाल ही में सोनिफिकेशन किया है साउंड का जो परसेउस गैलेक्सी क्लस्टर के ब्लैक होल से ओरिजिनेट होता है। सबसे खास बात तो जो इमेजेस आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्स की, जिसे कई सारे टेलीस्कोप के द्वारा क्लिक किया जाता है। एक्चुअली में ये ओरिजिनल इमेजेस नहीं होती। दूर दराज के इन ऑब्जेक्ट्स की इतनी खूबसूरत इमेजेस को क्लिक कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इन्हें क्लिक करने के लिए हमारे पास कई सारे मिशंस हैं, जैसे कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, उन्होंने फटाक से एक पिक्चर क्लिक की और आपको व्हाट्सएप कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। इन पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विजिबल आइज में आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। जो इंफ्रारेड इन एरियाज को एक्सप्लोर करता है एक्चुअली में वो डेटा कलेक्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में। बाद में इसी डेटा को जो 0 और 1 के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है इसे एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और उनकी ब्राइटनेस के बेसिस पर। वो जो डेटा कलेक्ट होता है उसमें जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे उन्हें कलर अलोकेट किया जाता है। लाइक सल्फर को हमने रेड कलर दे दिया, नाइट्रोजन को हमने ब्लू कलर दे दिया। इसी तरीके से हम कलर अलोकेट कर देते हैं और उसके बाद जो आपको पिक्चर दिखती है वो इस प्रकार की खूबसूरत सी पिक्चर दिखती है। उन्हें एक्चुअली में कलर अलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पिक्चर बन गई। अब इसी पिक्चर का सोनिफिकेशन कर देते हैं। जो डेटा हमें 0-1 के फॉर्म में मिला इसको एक तो हमने पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसी डेटा को हम साउंड के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साउंड के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो जो पिक्चर होती है उस पर एक ग्राफ जो है वो लेफ्ट टू राइट जाता है और वो ग्राफ जो लेफ्ट टू राइट जाता है वो एक साउंड जनरेट करता है। साउंड जो जनरेट करता है वो इस बेसिस पर होता है कि जो ऑब्जेक्ट उस इमेज में है उनकी क्या ब्राइटनेस है, वो डिस्टेंस वाइज कितना आगे या पीछे है। इन जनरल जो आपको टिप साउंड मिलेगा, तेज साउंड मिलेगा, वो किसी ब्राइट स्टार का होता है और जो बजिंग लॉन्ग साउंड होता है वो क्लाउड या डस्ट पार्टिकल्स का होता है। तो इस तरीके से जैसे ग्राफ ये आगे जाता जाएगा जो साउंड्स हैं वो आपको सुनाई पड़ेंगे। तो ये साउंड जनरेट किया जाता है, डेटा से जो साउंड कन्वर्ट किया जाता है इसे ही डेटा सोनिफिकेशन कहा जाता है। हाल ही में परसेउस का सोनिफिकेशन किया गया और वो डेटा हमारे सामने आया। ये रेडियल डायरेक्शन का था। इसमें जो डेटा है वो इस तरीके से ओरिजिनेट किया गया है कि वो सेंटर से बाहर की ओर आने पर डेटा जो साउंड है वो निकल के आता है। ऐसा माना जाता है कि जो साउंड होगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ ओरिजिनल साउंड, जो अगर आप कभी उस ब्लैक होल के आसपास जा पाएंगे तो यही साउंड आपको सुनने को मिलेगा। इन जनरल कहा जाता है कि स्पेस का कोई साउंड नहीं होता बिकॉज वो वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन जो गैलेक्सी के क्लस्टर्स होते हैं उनके आसपास बहुत सारा डस्ट पार्टिकल होता है और गैलेक्टिक आइटम्स होते हैं, तो उनमें साउंड ट्रेवल कर सकता है, ऐसी मान्यता है। एक्सट्रैक्शन के बाद जो साउंड होता है वो हो सकता है, जैसे हमने सोनिफिकेशन कर भी लिया तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे, उसे सिंथेसाइज किया जाता है, 58 ऑक्टेव के ऊपर लेकर आया जाता है ताकि हम भी उसे सुन पाए। तो उसे इस तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया जाता है डेटा सोनिफिकेशन में कि हम और आप उस साउंड को सुन पाते हैं। जो ये मान्यता है, जो एक क्लासिफिकेशन है कि ये उस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साउंड हो सकता है। ठीक है, अगला आर्टिकल बात करता है आईआईटी गुवाहाटी के बारे में, एक न्यूज़ के बारे में, जहां पर एक ऐसा मटेरियल तैयार किया गया है मरीन माइक्रोएल्गी से जिससे कि
फ्रूट्स वेजिटेबल्स की लाइफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, वो सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है माइक्रो एल्गा डुनालेला। तो जो डुनालेला नाम का ये जो एक आपका माइक्रो एल्गी है, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आया तो ये नाम बड़ा अजीब है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ड्यूनालेला टेट्रियोलेक्टा नाम का ये जो एक माइक्रो एल्गी है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वेजिटेबल या सब्जी के ऊपर एक कोट बनाने के लिए। एक थिन सी फिल्म बना दी उसके ऊपर, उसको कवर करके रखा तो देखा गया, जैसे आपको यहाँ देख सकता है, ये शिमला मिर्च है जिनको कोटेड नहीं किया गया था। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ बर्फ़ी की बात करूँ, काजू की बर्फ़ी होती है, काजू कतली से कहते हैं, या फिर कई और मिठाइयाँ होती हैं जिनके ऊपर एक कोटिंग होती है एल्युमिनियम फॉइल की, चमकीला सा आपको दिखता है, वो एडिबल होता है, लोग खा भी सकते हैं। कुछ ऐसी कोटिंग सब्जियों पे की जाएगी या फिर फलों पे की जाएगी तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये कहाँ मिला हुआ है, कहाँ बात हुई? IIT गुवाहाटी में। इसका नाम क्या है? डुनालिया टेट्रियोलेक्टा। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट है तो है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे कि आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इससे एल्गल ऑयल निकलता है जो कि ओमेगा 3 का एक बड़ा सोर्स है और बायोफ्यूल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी भी, पर अब इससे अब ऐसा भी कुछ किया जा सकेगा जो कि एक मास स्केल पे प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी रखता है। अभी तक इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो फिल्म बनाई जाएगी एडिबल फिल्म, जैसे मैंने बताया कि बर्फ़ी के ऊपर एक पतली सी फिल्म लगी होती है, कुछ उसी से आप इमेजिन करिए कि इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होंगी, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ कर पाएगा ये, और बेहतर तरीके से जो आपकी लाइफ है, शेल्फ लाइफ फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो पेरिशेबल है वो बढ़ जाएंगी। इंटरनली अभी हमें इतना ही इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना, जब तक कि मास प्रोडक्शन होता नहीं, इट्स नॉट दैट रेलेवेंट, पर IIT गुवाहाटी से आया है तो नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डुनालेलिया टेट्रियोलेक्टा और क्यों ये नाम में है, इससे क्या बायोफ्यूल भी बनता है? तो हाँ बनता है। ओमेगा फैटी एसिड का सोर्स है? तो हाँ है। तो ये 3 चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। ये नॉन टॉक्सिक है इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है ताकि एडिबल रूप से भी ये बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट LZ डिटेक्टर। देखिए अभी रिसेंट में USA ने अपना LZ डिटेक्टर को टेस्ट किया और उससे हमें ये प्रूव हुआ कि पूरी दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा डार्क मैटर को डिटेक्ट करने वाला सेंसिटिव रिएक्टर LZ डिटेक्टर ही है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं डार्क मैटर के बारे में। देखो आप सभी ये तो जानते होंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विजिबल मैटर और यू कैन से विजिबल यूनिवर्स और डार्क यूनिवर्स और डार्क मैटर। ठीक है, अब देखो विजिबल में क्या आता है जिसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, ये सब विजिबल है हमारे सामने, दो हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं बट वी कैन सी दैम। ठीक है, दिस इज विजिबल मैटर। वहीं दूसरी, और ये आपको पता है ये पूरे यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द 95%? देखो 95% में बचा हुआ 25% है हमारे सामने, दैट इज एक्चुअली डार्क मैटर। ठीक है, और इसके बाद जो बचा हुआ 70% है दैट इज एक्चुअली डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी का कंट्रीब्यूशन पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। अब देखो इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि वाई वी आर नॉट एबल टू सी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। सी क्या होता है ना, आपके सामने जो भी चीज़ विजिबल है उनके ऊपर लाइट पड़ती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ता है और वो उससे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए आप देख पाते हो। आप क्या लगता है आप डायरेक्ट चीज़ को थोड़ी देख सकते हो, जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी जब तक आप इसको नहीं देख सकते हो। ये तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम की लाइट स्विच ऑफ कर दो, आप कुछ देख पाओगे? नहीं। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर आपकी आइज़ के ऊपर आती है, देन यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है, ये सब कुछ EM वेव्स और सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं होता आप कैसे देख पाओगे? अगर ये लोग भी रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर दें या मान लो कोई ऐसी वेव डिस्कवर हो जाए जो इसमें आकर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आप इसको भी देख पाएंगे, पूरे डार्क मैटर डार्क एनर्जी को। समझ में आया कि आप कुछ चीज़ों को क्यों देख पाते हैं, कुछ चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते हैं। अगर मान लीजिए हमें डार्क मैटर के बारे में पता चल गया और स्टडीज़ होती गई तो इससे क्या हो पाएगा, हम जो बहुत सारी अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो सब देख पाएंगे, जैसे कि गैलेक्सीज, मोशंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, और वेदर द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग और इट इज़ एक्चुअली कोलैप्सिंग, कुछ नहीं पता हमें। लाइक वी जस्ट हैव अ थ्योरी, यस यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, बट दैट इज जस्ट अ थ्योरी। हो सकता है कि डार्क एनर्जी ये शो करे कि नहीं तो यूनिवर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तब क्या करोगे? तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, डार्क स्टडी मैटर। ठीक है, चलो ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ अबाउट द LZ डिटेक्टर। ठीक है, ये जो हमारा LZ डिटेक्टर है ना, ये एक्चुअली टाइटेनियम टैंक से बना हुआ है। देखो ये रहा LZ डिटेक्टर, देखो कंप्लीट टाइटेनियम टैंक से बना हुआ है। ठीक है, टाइटेनियम है और बीच में
सबसे प्योरेस्ट लिक्विड रखा गया, दैट इज़ जेनॉन। और आप कह सकते हैं पूरे अर्थ में सबसे प्योरेस्ट प्लेस यही है पूरे दुनिया में अभी तक की, ठीक है, जहाँ पर जेनॉन लिक्विड भरा हुआ है। और इसमें एक्चुअली याद रखिएगा सिर्फ यूएस का डिटेक्टर नहीं है, बाकी कंट्रीब्यूशन किया गया है यूके के द्वारा, पोर्चुगल के द्वारा एंड कोरिया के द्वारा। तो ये तीनों नाम याद रखना, यूके, पोर्चुगल एंड कोरिया। और इंडिया का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, इट इज़ अबाउट फाइबराइजेशन। अभी देखो क्या हुआ है, आप सभी ने देखा कि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस कंडक्ट हुए, ठीक है, वो तो कंडक्ट हो गए। आपको भी लग रहा होगा हाँ यार अब तो अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, बट भैया वेयर इज़ फाइबराइजेशन। फाइबराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो फाइब्रेशन का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडियो टावर्स होते हैं, आपको पता है कि आपके यहाँ जो भी इंटरनेट आता है, कुछ भी चीज़ आती है वो रेडियो वेव्स के थ्रू आती है। मतलब यहाँ पर ऊपर सैटेलाइट लगा रहता है, ठीक है, यहाँ रेडियो टावर्स लगे रहते हैं, इसमें फिर लाइक वेव्स आती हैं और फिर अल्टीमेटली आगे तक पहुँचती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होके। अब देखो क्या है ना कि ये रेडियो वेव्स आपको पता है कि ये लेटेंसी काफ़ी होती है, इसमें स्लो चलती हैं। तो हमने इनको लाइक स्पीड बढ़ाने के लिए कि सारे के सारे रेडियो टावर्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम फाइबर से कनेक्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपके यहाँ फाइबर से इंटरनेट आ रहा है। इसी को हम फाइबराइजेशन कहते हैं। मतलब कि जितने भी रेडियो टावर्स हैं उनको फाइबर से कनेक्ट कर दो और अल्टीमेटली इन्हीं फाइबर के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जियो फाइबर हो गया है, इसके बाद एयरटेल फाइबर हो गया, ये सब क्या है, ये सब रेडियो टावर्स, इनके मेन वायर्स कनेक्टेड हैं, टावर दैट मीन्स ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड है और अल्टीमेटली आपके पास इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर इसलिए यूज़ किया जा रहा है बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रेवल करती है, समझ में आया, लाइट, और लाइट बहुत ही फास्टेस्ट होती है। और यहाँ पर जो लाइट आती है लगभग बहुत ही कम हिंड्रेंस के साथ आती है। जो रेडियो वेव्स होती है बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करती हैं, बीच में बिल्डिंग्स होती हैं, ये होता है वो होता है, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, लेटेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। वेयर इस फाइबर में क्या होता है, सिंगल, ये देखो ये रहा आपकी फाइबर लाइन और यहाँ पर ये अंदर यहाँ पर लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो मतलब इनको कुछ हिंड्रेंस ही नहीं होता, बहुत आसानी से स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अभी डेटा ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में रेडियो वेव्स सिर्फ और सिर्फ कितने 33% कनेक्टेड है फाइबर से, फाइबर लाइन से। और वही अगर आप यूएसए में देखो, जापान में देखो, चाइना में देखें तो इट इज़ अराउंड 80 to 90%। तो हमें इनको बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज 5G हमारे यहाँ पर अच्छे से नहीं चल पाएगा या फिर कुछ लिमिटेड जगह बस रह जाएगा। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। सबसे पहला है कि राइट ऑफ वे रूल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई किया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, ठीक है। उसमें ये बताया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे परमिशन मिलेगी ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया रिसेंट पास्ट में। और एक नया पोर्टल लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड एज गति शक्ति संचार ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जिनको भी लाइक अप्रूवल्स चाहिए ये फाइबर लाइन्स रेडियो वेव से कनेक्ट करने के लिए, वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फाइबराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैटरी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। देखो अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थी वो एकदम से उनके अंदर आग लग गई, ब्लास्ट हो गई, ये आपने बहुत कुछ देखा होगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये कंप्लीट आर्टिकल है। गवर्नमेंट ने उसी चीज़ को चेक करने के लिए एक पैनल बनाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। पहले तो ये समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहती है। देखो आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न बताया जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग। अब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हमें रोकनी है, ठीक है, मतलब क्रूड ऑयल को कम करना है। क्रूड ऑयल को कम कर देंगे तो सिंपल सी बात है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग कम हो जाएगी, बिकॉज क्रूड ऑयल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। तो हम यहाँ पर ईवी पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि क्रूड ऑयल का कम से कम कंजम्पशन हो। साथ ही साथ हम इसे लाइक जो डिपेंडेंस है वेस्ट एशिया पे वो भी कम होगी, बिकॉज क्रूड ऑयल 80 to 90% वहीं से हम एक्चुअली इंपोर्ट करवाते हैं, है ना। तो इसके 2 फायदे हैं। बट क्या हो रहा है कि ये जो हमारी नई स्कूटर्स हैं वो तो भैया चालू होने से पहले ही फेल हो रही हैं। लोग डर रहे हैं भैया हमने स्कूटर ले ली, पूरे में आग लग जाएगी तो क्या होगा आगे, है ना। वैसे क्वेश्चन ये आता है कि इनमें आग लग क्यों रही हैं, ठीक है। वैसे आप ये समझ लो कि अंदर मेनली इनके अंदर कौन कौन सी बैटरीज होती है। 3 टाइप की बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये लिथियम आयन बैटरी होती है, सॉलिड स्टेट बैटरी और निकल मेटल हाइड्राइड। और सबसे जो फेमस है ना दैट इज़ लिथियम आयन बैटरी। बिकॉज क्या होता है ना, इसका सेल्फ डिस्चार्ज बहुत स्लो होता है, मतलब कि ये लंबे टाइम तक चल सकती है, 3 से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वो डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की बैटरी है। तो बट इनका जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरीज, ठीक है। इसके बाद इनकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गर्म बहुत जल्दी हो जाती है, हल्की सी हैवी होती है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरीज इट इज़ क्वाइट लाइट। तो ये सब एडवांटेज है लिथियम आयन बैटरीज़ के, ठीक है। और अभी हम इसी को इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी ईवी व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ठीक है। बट ये जो फायर हो रही है ना उसके अलग से रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला रीज़न ये बताया जा रहा होता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो बैटरी का, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सटर्नली डैमेज कर दिया हो बैटरी को, या फिर
ये जो फॉल्टी चार्जिंग आपने कहीं पर भी किसी भी तरीके से चार्ज कर दिया हो, फॉल्टिंग चार्जिंग की हो, या फिर आप ढंग से बैटरी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, इन सब रीज़न से बैटरी में ब्लास्ट हो रही है। बिकॉज इवन जो हमारे ई रिक्शा हैं उनकी तो बैटरीज लगी है, उनकी तो खास कंप्लेंट्स नहीं आ रही हैं। तो ऐसे रीज़न दिए जा रहे हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल। तो आगे देखते हैं उसकी क्या रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल ऑल्सो वर्क एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द रिकमेंडेशन। ठीक है, चलिए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।